बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर दस्तक दे रही थीं। लाहौर की इस ठंडी शाम में जोया अपने कमरे में बैठी गरम चाय का कप हाथ में लिए बाहर देख रही थी। इसकी गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो किसी अनजाने शख्स के इंतजार में होती है। जोया एक आम, मासूम और जज्बाती लड़की थी जो जिंदगी को किताबों के नए सफ़ों की तरह देखती थी। इसके लिए मोहब्बत एक ऐसी इबादत थी जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। दूसरी तरफ शहरयार शहर का एक मारूफ और काबिल बिजनेस टाइकॉन, जिसके चेहरे पर हमेशा एक संजीदा और सबक आमोज गुरूर रहता था। लोग इससे डरते भी थे और इसकी इज्जत भी करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस सख्त चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ दिल था जो जज्बात से बिल्कुल आरी हो चुका था। अगली सुबह जोया एक नई मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए शहरयार इंडस्ट्रीज के आलीशान दफ्तर में खड़ी थी। वो थोड़ी घबराई हुई थी। इसके हाथ में मौजूद फाइलें थरथरा रही थीं। जैसे ही वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी, अचानक सामने से आते हुए एक शख्स से टकरा गई। फाइलें हाथ से छोड़कर फर्श पर बखर गईं। क्या देख कर नहीं चल सकते आप? एक भारी और ठंडी आवाज़ जोया के कानों में गूंजी। जोया ने डरते हुए नजरें उठाएं। सामने शहरयार खड़ा था। इसकी सियाह आंखें गुस्से से चमक रही थीं। आई एम सॉरी। जोया की आवाज़ हलक में फंस गई। वो जल्दी से जमीन पर गिरी फाइलें उठाने लगी। शहरयार ने नीचे देखा। जोया का मासूम चेहरा बारिश के पानी की तरह साफ और सच्चा लग रहा था। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, शहरयार के पत्थर दिल में कुछ हल्का सा हला, लेकिन इसने फौरन अपने जज्बात पर काबू पाया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। जोया ने पीछे मुड़कर देखा और सोचा, ये शख्स जितना खूबसूरत है इतना ही दिल का सख्त है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि किस्मत ने इन दोनों का नाम एक ही सफ़े पर लिख दिया था, जहां से लफ्ज़े इश्क की असल दास्तान शुरू होनी थी। शहरयार के जाने के बाद भी जोया काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। इस दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जल्दी से वाशरूम गई, अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और खुद को संभाला। जोया, तुम्हें ये जॉब हर हाल में चाहिए, अपने ख्वाबों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। किसी मगरूर इंसान की वजह से तुम हिम्मत नहीं हार सकते। इसने आईने में देखते हुए खुद से ओहद किया। जब वो इंटरव्यू रूम में पहुंची तो वहां 3 पैनल मेंबर्स बैठे थे। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। जोया की काबिलियत और इसके बाद करने का अंदाज इतना जानदार था कि वो सब मुतासिर हो गए। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए फाइल अभी भी बास यानी शहरयार के पास जानी थी। 2 दिन बाद जोया को ईमेल मौसूल हुई। वो सेलेक्ट हो चुकी थी बतौर जूनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ऑफिस का पहला दिन। जोया अपने डेस्क पर बैठी काम समझ रही थी कि अचानक इंटरकॉम बजा। दूसरी तरफ बास के पिया की आवाज़ थी। जोया नई प्रोजेक्ट फाइल्स लेकर फौरन सर के कीबन में आई। जोया ने एक लंबा सांस लिया, फाइल्स को हाथ में पकड़ा और शहरयार के कीबन की तरफ बढ़ गई। इसने दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया। मी आई कम इन सर? शहरयार ने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर कम इन। जोया अंदर आई और फाइल्स इसकी मेज पर रख। शहरयार ने अब की बार नजरें उठाकर इसे देखा। इसकी सर्द आंखों में जोया के लिए कोई नरमी नहीं थी, लेकिन एक पहचान जरूर थी। ये वही लड़की थी जो 2 दिन पहले इससे टकराई थी। तो आप हैं मस जोया? शहरयार ने फाइल को देखते हुए कहा। मुझे काम में जरा सी भी लापरवाही पसंद नहीं है। अगर आप यहाँ टुकना चाहती हैं तो वक्त की पाबंदी और परफेक्शन, ये 2 चीजें याद रखें। जी सर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, जोया ने पूरे एतमाद से जवाब दिया। एक अनोखी शाम। काम करते करते रात के 8 बज चुके थे। ऑफिस के तकरीबन तमाम मुलाजिमीन जा चुके थे। जोया अपना आखिरी काम खत्म करके जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकली, बाहर तेज बारिश हो रही थी और हर तरफ अंधेरा था। कोई रिक्शा या टैक्सी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। जोया ब्रीफ केस सर पर रखे सड़क के किनारे खड़ी थी और सर्दी से कांप रही थी। तभी एक चमकती हुई सियाह कार उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और अंदर शहरयार बैठा था। इस वक्त यहाँ खड़ी होकर नमूनिया करवाने का इरादा है? शहरयार की आवाज में हमेशा की तरह सख्ती थी, लेकिन इस बार इसमें एक अनजानी फिक्र भी छपी थी। अंदर आएं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। जोया झिझकी। नहीं सर, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ। अंदर आएं, शहरयार ने सख्त लहजे में कहा। जोया ने डरते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फ्रंट सीट पर बैठ गई। गाड़ी की बंद स्क्रीन में बाहर गिरती हुई बारिश की बूंदों के दरमियान दोनों बिल्कुल खामोश थे। लेकिन इस खामोशी में एक नई दास्तान का आगाज हो रहा था। एक ऐसी दास्तान जहां एक मगरूर
दिल पिघलने वाला था। क्या इस तूफानी रात का सफर इन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आएगा? क्या शहरयार का ये रोखा पिन जोया की मोहब्बत के सामने हार जाएगा? गाड़ी लाहौर की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी। बाहर तेज बारिश की वजह से स्ट्रीट लाइट्स का अक्स सड़क पर तैरता हुआ महसूस हो रहा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी सहर अंगेज खामोशी थी, जहां सिर्फ एसी की हल्की सी सरसराहट गूंज रही थी। जोया ने अपने दोनों हाथ आपस में जकड़े हुए थे। इसके चेहरे पर अब भी हल्की सी घबराहट थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देखने का बहाना कर रही थी, ताकि शहरयार से नजरें न मलानी पड़े। शहरयार ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते हुए एक नज़र जोया की तरफ देखा। इसके गेले बाल उसके चेहरे पर बखरे हुए थे और वो सर्दी से थोड़ा सा कांप रही थी। शहरयार ने कुछ कहे बगैर गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया और डैशबोर्ड से टिश्यू बॉक्स उठाकर जोया की तरफ बढ़ाया। शुक्रिया सर, जोया ने धीरे से कहा और अपने चेहरे पर मौजूद पानी के कतरे साफ करने लगी। तुम्हें इतनी रात तक रखने की जरूरत नहीं थी। शहरयार की आवाज में हमेशा जैसी सख्ती तो थी, लेकिन इस बार लहजा कुछ नरम था। काम कल सुबह भी हो सकता था। जोया ने मुड़कर उसे देखा। सर, मैं चाहती थी कि पहले दिन ही कोई काम अधूरा ना छोटे, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं लापरवाह हूं। शहरयार के लबों पर एक बहुत हल्की सी ना होने के बराबर मुस्कुराहट अभरी, जिसे वो फौरन छपा गया। परफेक्शन अच्छी चीज है, लेकिन अपनी सेहत की कीमत पर नहीं। तकरीबन 20 मिनट के सफर के बाद गाड़ी जोया के घर के बाहर एक छोटी सी गली के माबीन आकर रुक गई। जोया का घर एक मुतवस्सत तबके का साफ सुथरा मगर छोटा सा मकान था। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होते तो मैं शायद फंस जाती, जोया ने दिल से ममनून होते हुए कहा। 800 के कल सुबह वक्त पर ऑफिस पहुंच जाना, शहरयार ने सामने देखते हुए सपाट लहजे में जवाब दिया। जोया ने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, इसका पर्स अचानक नीचे गिर गया और इसके अंदर से एक छोटी सी डायरी बाहर निकलकर सीट के नीचे चली गई। अंधेरे और जल्दी की वजह से जोया को पता ही नहीं चला। वो गाड़ी से उतरी और दौड़ती हुई अपने घर के दरवाजे के अंदर चली गई। शहरयार ने गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही गियर बदला, इसकी नज़र नीचे गिरी इस डायरी पर पड़ी। इसने झुककर वो डायरी उठाई। वो नीले रंग की एक खूबसूरत सी डायरी थी, जिसके फ्रंट पेज पर हाथ से लिखा हुआ था जोया के अल्फाज। शहरयार डायरी लेकर अपने आलीशान और सनसान बंगले पर पहुंचा। पूरा घर खामोश था, बिल्कुल इसकी जिंदगी की तरह। वो अपने स्टडी रूम में गया, आरामदेह कुर्सी पर बैठा और इस डायरी को हाथ में लेकर कुछ देर सोचता रहा। किसी की पर्सनल चीज पढ़ना इसके उसूलों के खिलाफ था, लेकिन ना जाने क्यों इस नीले रंग की डायरी में कोई ऐसी कशिश थी कि इसके हाथ खुद ब खुद खुल गए। इसने पहला सफ़ा उल्टा, जहां जोया की खूबसूरत लिखाई में एक शेर लिखा था, मोहब्बत तो नाम है इस एहसास का जो पत्थर को भी मौम कर दे, बस कोई पकारने वाला सच्चा हो। ये सतरें पढ़ते ही शहरयार के जहन में जोया का वो मासूम और भेगा हुआ चेहरा घूम गया। इसका दिल जो बरसों पहले एक धोखे की वजह से पत्थर बन चुका था, आज इस शेर को पढ़कर एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। शहरयार ने रात का बड़ा हिस्सा जागकर गुजारा था। इस नीले रंग की डायरी के अल्फाज इसके दिमाग में किसी गहरे सहर की तरह बैठ गए थे। वो सुबह ऑफिस पहुंचा तो उसके चेहरे पर हमेशा जैसी संजीदगी थी, मगर आंखों में एक अजीब बेचैनी। दूसरी तरफ जोया सुबह से ही परेशान थी। ऑफिस पहुंचते ही इसने अपना पूरा बैग छान मारा था, लेकिन उसकी पसंदीदा नीली डायरी कहीं नहीं मिली। इसके चेहरे का रंग चुका था, क्योंकि इस डायरी में इसके दिल के वो राज थे जो वो किसी को नहीं बताना चाहती थी। कहीं वो डायरी सर शहरयार की गाड़ी में तो नहीं गिर गई? जोया ने खौफ से अपने होंठ चबाए। ये सोच ही इसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। अगर सर शहरयार ने वो डायरी पढ़ ली तो वो इनका सामना कैसे करेगी? इसी दौरान इंटरकॉम पर शहरयार की कड़क आवाज़ गूंजी, जोया, मेरे कीबन में आओ फौरन। जोया का दिल धक से रह गया। इसने गहरा सांस लिया, अपने दुपट्टे को ठीक किया और कांपते कदमों से शहरयार के कीबन की तरफ बढ़ गई। कैबिन का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो शहरयार अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर कुछ फाइल्स देख रहा था। इसका चेहरा हमेशा की तरह सिपाट था। सर, आपने बुलाया? जोया ने धीमी आवाज में पूछा। शहरयार ने फाइल से नजरें उठाएं और जोविया को देखा। आज इसकी नज़रों में वो पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि एक गहरी खोज थी। ये फाइल्स देखो, उनमें कुछ गलतियां हैं। शहरयार ने एक फाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा।
जोविया ने जैसे ही फाइल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, शहरयार ने जानबूझकर दराज से वो नीली डायरी निकाली और उसे मेज के बिल्कुल दरमियान में रख दिया। डायरी पर लिखा नाम जोया के अल्फाज साफ चमक रहा था। डायरी देखते ही जोविया के जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। इसके हाथ हुआ में ही रुक गए और चेहरे का खून खुश्क हो गया। वो हकला कर रह गई, सर ये मेरी। शहरयार ने इसके बदलते रंग देखे और कर्सी पर पीछे को टीक लगा ली। ये कल रात गाड़ी की सीट के नीचे गिरी मिली थी। शहरयार ने परसुकून मगर गहरे लहजे में कहा, मैं किसी की जाती चीजें पढ़ने का आदी नहीं हूं जोविया। जोया ने राहत का एक गहरा सांस लेना चाहा, लेकिन अगला जुमला सुनकर रुक गई। लेकिन इसका पहला ही सफ़ा खुला हुआ था। शहरयार की आवाज़ धीमी और सहर अंगेज हो गई। वो शेर जो तुमने मोहब्बत के बारे में लिखा था, क्या वाकई तुम्हारा यही मानना है कि सच्ची पकार पत्थर को मौम कर देती है? जोया ने घबराकर नजरें झुका लीं। केबिन में एक बार फिर वही सहर अंगेज खामोशी छा गई, जिसमें जोया के दिल की धड़कनें शहरयार को साफ सुनाई दे रही थीं। सर वो बस मैं ऐसे ही लिखती हूँ। जोया ने नजरें चराएं। शहरयार आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठा और चलता हुआ मेज के दूसरी तरफ जोया के बिल्कुल करीब आकर रुक गया। मौम होना इतना आसान नहीं होता जोया, शहरयार ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त और धोखे हमेशा के लिए लोहा बना देते हैं। जोया ने हिम्मत करके सर उठाया और शहरयार की आंखों में देखा। इन आंखों में इसे एक छपा हुआ दर्द नजर आया। सर लोहा जितना भी सख्त हो, जोया की आवाज में इस बार एक अज़म था, अगर इसे सही आंच मिले तो वो भी पिघलकर नया रूप धार लेता है। शहरयार एक पल के लिए इसके इस जवाब पर दंग रह गया। इस लड़की की मासूमियत और बातों में एक अजीब सा जादू था जो इसके बरसों पुराने उसूलों को हिला रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक केबिन का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर एक ऊंचे कद का हैंडसम लड़का खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक मगरूराना मुस्कुराहट थी। इसे देखते ही शहरयार के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए, जबकि वो लड़का जोया को देखकर मुस्कुराया। कौन था वो नया शख्स और अब क्या नया मोड़ आने वाला था? कैबिन के दरवाजे पर खड़े इस अजनबी लड़के को देखकर शहरयार की आंखों में गुस्से की एक तेज लहर दौड़ गई। वो जोया की तरफ बढ़ा और नहायत बेतकल्फी से बोला, हेलो, मैं दानियाल हूँ, शहरयार का कज़न और नया बिजनेस पार्टनर। दानियाल का लहजा जितना दोस्ताना था, इसकी नज़रें जोया के चेहरे पर इतनी ही गहरी थीं। जोया ने गुड़बड़ाकर दानियाल को सलाम किया और अपनी फाइल समेटने लगी, क्योंकि वो कीबन के बदले हुए माहौल को साफ महसूस कर सकती थी। दानियाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहरयार की आवाज़ में सर्दी और सख्ती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने तुम्हें मीटिंग रूम में इंतजार करने को कहा था। मेरा ऑफिस कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। दानियाल ने हंसकर कंधे अचकाए और मेज पर पड़ी नीले रंग की डायरी पर हाथ रख दिया। रिलैक्स भाईस, मैं तो बस अपने नए हाउस के स्टाफ से मिलने आया था। वैसे ये डायरी बड़ी खूबसूरत है, किसकी है? दानियाल ने डायरी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इससे पहले कि दानियाल का हाथ डायरी को छूता, शहरयार ने झपट कर वो डायरी खुद उठा ली और दराज में बंद कर दी। ये तुम्हारा मसला नहीं है दानियाल, अपनी हद में रहो। शहरयार ने दानियाल की आंखों में देखते हुए वार्निंग दी। जोया ने जब ये देखा तो इसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि शहरयार इसकी डायरी को दानियाल से क्यों छपा रहा था। क्या शहरयार के दिल में वाकई जोविया के लिए कोई नरम गोशा पैदा हो रहा था, या ये सिर्फ इसका वहम था? सर, अगर इजाज़त हो तो मैं बाहर जाकर काम मुकम्मल कर लूं। जोया ने दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए कहा। शहरयार ने दानियाल से नजरें हटाए बगैर सिर्फ सर हिला दिया। जोया जल्दी से फाइल्स उठाकर कीबन से बाहर निकल आई। ऑफिस का वक्त खत्म होने तक जोया का दिमाग इसी कश्मकश में उलझा रहा। जब वो शाम को ऑफिस से बाहर निकली तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि एक चमकती हुई सियाह स्पोर्ट्स कार उसके करीब आकर रुकी। कार का शीशा नीचे हुआ तो अंदर दानियाल बैठा मुस्कुरा रहा था। हेलो जोया, इतने खूबसूरत मौसम में बस का इंतजार। दानियाल ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। जोया ने झिझकते हुए इनकार करना चाहा। नहीं सर, शुक्रिया, मैं बस से चली जाऊंगी। लेकिन दानियाल ने इसरार किया, देखो, मैं तुम्हारे बास का कज़न हूँ। अपने कोलीग की हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है। प्लीज़ बैठो। जोया अभी सोच ही रही थी कि अचानक पीछे से एक और गाड़ी के हारन की तेज़ आवाज़ आई। वो शहरयार की बड़ी ब्लैक लैंड क्रूज़र थी।
जो उनके बिल्कुल पीछे आकर रुकी थी। शहरयार ने गाड़ी से उतरकर दानियाल और ज़ोविया को गुस्से से देखा। दानियाल, तुम्हें मैंने जो काम दिया था वो ख़त्म हो गया। शहरयार चलता हुआ इनके करीब आया, इसका लहजा इंतहाई खतरनाक था। दानियाल की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ी। भाई, मैं तो बस अपने काम से काम रखो दानियाल। शहरयार ने बात काट दी। फिर शहरयार ज़ोया की तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में एक अजीब सा हुक्म था। ज़ोया, गाड़ी में बैठो। तुम्हारी फाइल में कुछ तब्दीलियां करनी हैं। हमें वापस ऑफिस जाना होगा। ज़ोया ने हैरत से घड़ी देखी। ऑफिस का वक्त तो ख़त्म हो चुका था। दानियाल ने शहरयार के इस रवैये पर एक गहरी नज़र डाली और तंजिया मुस्कुराया। लगता है भाई को ऑफिस के कामों से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। दानियाल ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए दिल में कहा। लेकिन जो चीज़ शहरयार को पसंद हो, इसे छीनने का अपना ही मज़ा है। गाड़ी में बैठते ही ज़ोया ने डरते डरते पूछा, सर, क्या फाइल में कोई बड़ा मसला है? शहरयार ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की और सामने देखते हुए बोला, फाइल में कोई मसला नहीं है ज़ोया। मसला यह है कि तुम हर किसी पर भरोसा जल्दी कर लेती हो। शहरयार की इस बात ने ज़ोया को एक बार फिर गहरी सोच में डाल दिया। शहरयार की बात सुनकर ज़ोया ने हैरत से उसे देखा। गाड़ी के बाहर बूंदाबांदी अब तेज बारिश में बदल रही थी और गाड़ी के अंदर वही जादुई खामोशी दोबारा लौट आई थी। ज़ोया का दिल चाह रहा था कि वो पूछे कि उनका इशारा किसकी तरफ है। सर, क्या आप दानियाल सर की बात कर रहे हैं? ज़ोया ने आखिरकार अपनी हिचकिचाहट को तोड़ते हुए पूछा। शहरयार ने एक पल के लिए गाड़ी की रफ्तार धीमी की। इसकी आंखें सड़क पर जमी थीं, मगर चेहरे पर तनाव साफ था। दानियाल को लोगों की कमजोरियां ढूंढने का शौक है, ज़ोया। शहरयार की आवाज में एक गहरा इंतबाह था, और वो इन कमजोरियों से खेलना अच्छी तरह जानता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऑफिस का कोई मुलाजिम किसी मुश्किल में पड़े। शहरयार ने बात तो प्रोफेशनल अंदाज में ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन ज़ोविया को इसकी आवाज़ में छपी फिक्र साफ महसूस हो रही थी। वो खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां बारिश का पानी शीशे पर लकीरें बना रहा था। गाड़ी दोबारा ऑफिस के बाहर आकर रुकी। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था और हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ शहरयार के कीबन की लाइट्स ऑन की गईं। ज़ोया ने अपनी फाइल खोली, लेकिन इसका ध्यान काम पर नहीं था। शहरयार अपनी कुर्सी पर बैठकर ज़ोया को देखने लगा। इसने दराज से दोबारा वो नीले रंग की डायरी निकाली और इसे अपने हाथ में लेकर अलट पलट करने लगा। तुमने इस डायरी में सिर्फ एक ही शेर लिखा है? उसने अचानक पूछा। ज़ोया ने चौंक कर सर उठाया। इसके गालों पर हल्की सी सरखी दौड़ गई। नहीं सर, इसमें और भी बहुत कुछ है। कुछ कहानियां, कुछ अधूरे ख्यालात जो मैं अक्सर तन्हाई में लिखती हूँ। शहरयार ने डायरी को मेज पर रखा और ज़ोया के करीब आया। मैंने कहा था ना ज़ोया कि कुछ पत्थर लोहा बन जाते हैं। शहरयार ने धीमी और संजीदा आवाज में कहा। क्या तुम्हारी कहानियों में किसी ऐसे पत्थर को मौम करने का तरीका लिखा है, या तुम्हारे ये अल्फाज सिर्फ किताबों तक ही महदूद हैं? ज़ोविया ने शहरयार की आंखों में देखा, जहां आज इसे सख्ती नहीं बल्कि एक अत्तजा और बरसों पुरानी तन्हाई नजर आई। सर, अल्फाज में बहुत ताकत होती है, ज़ोया ने नरमी से कहा। अगर लिखने वाला सच्चा हो तो वो पत्थर के दिल में भी दर्द पैदा कर सकता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक पूरे ऑफिस की लाइट्स चली गईं। चारों तरफ घप अंधेरा छा गया। ज़ोया के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और वो खौफ से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। अंधेरे में उसका पैर मेज से टकराया और वो गिरने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, शहरयार ने अंधेरे में तेजी से बढ़कर उसे अपने बाजू में थाम लिया। ज़ोया का सांस रुक गया। इसका चेहरा शहरयार के सीने से लगा हुआ था, जहां इसे शहरयार के दिल की तेज धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। बाहर कड़कती हुई बिजली की रोशनी जब एक पल के लिए खिड़की से अंदर आई, तो उन्होंने एक दूसरे के चेहरों को बहुत करीब से देखा। शहरयार की गिरफ्त ज़ोया की कमर पर मजबूत थी, और ज़ोया ने डर के मारे शहरयार के कोट को अपने हाथों में जकड़ा हुआ था। इस एक पल के अंधेरे और कुर्बत ने दोनों के दिलों में वो हलचल मचा दी जिससे वो दोनों अब तक भाग रहे थे। शहरयार ने आहिस्ता से ज़ोया को सीधा खड़ा किया, मगर अपना हाथ इसके हाथ से नहीं हटाया। तुम ठीक हो? शहरयार की आवाज़ में एक अजीब सी नरमी और बेचैनी थी। जी जी सर, ज़ोया ने कपकपाती आवाज़ में कहा और अपना हाथ छड़ाने की कोशिश की, लेकिन शहरयार ने इसका हाथ थोड़ी देर के लिए और मजबूती से पकड़ लिया। इसी वक्त मोबाइल की टार्च की रोशनी केबिन के दरवाजे पर चमकी। ओह, तो यहाँ ऑफिस का काम इस तरह हो रहा है। दरवाजे पर दानियाल खड़ा था। इसके हाथ में मोबाइल की टार्च थी
और इसके चेहरे पर एक जहरीली और तंजिया मुस्कुराहट थी। शहरयार ने फौरन जोया का हाथ छोड़ा और गुस्से से दानियाल की तरफ देखा। अब दानियाल इस राज को किस तरह इस्तेमाल करने वाला था। दानियाल की तंजिया आवाज सुनकर कीबन का माहौल एकदम बर्फ की तरह जम गया। शहरयार की आंखों में गुस्से के मारे खून उतर आया। इसने एक सख्त नज़र दानियाल पर डाली, जो टार्च की रोशनी उन पर मारे खड़ा था। जोया ने शर्मंदगी और खौफ से फौरन अपने हाथ पीछे कर लिए। दानियाल, तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? शहरयार की आवाज में इतनी कुड़क थी कि केबन के शीशे लर्ज उठे। और तुम्हें मेरे केबन में बगैर इजाजत घुसने की हिम्मत कैसे हुई? दानियाल ने अपने मोबाइल की टार्च नीचे की और एक कमीनी सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? बाहर इतनी तेज बारिश थी। दानियाल ने मेज पर टीक लगाते हुए जोया को देखा। मैं तो बस अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया था, वही लेने वापस आया। मगर मुझे क्या मालूम था कि यहाँ अंधेरे में कोई खास मीटिंग चल रही है। दानियाल, अपनी जबान को लगाम दो। शहरयार दानियाल के बिल्कुल करीब आया। इसका लहजा इंतहाई धीमा मगर जानलेवा हद तक खतरनाक था। अगर अपनी नौकरी और इस अफस में अपना वजूद प्यारा है तो जो कुछ देखा है इसे यहीं भूल जाओ, वरना मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। दानियाल ने एक पल के लिए शहरयार की आंखों में सचमुच का खौफ देखा। इसकी मुस्कुराहट गायब हुई मगर उसने खुद पर काबू पाया। रोलेक्स भाई, आप तो संजीदा ही हो गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। चले, मैं चलता हूँ। दानियाल ने चाबी उठाई और बाहर निकल गया। दानियाल के जाते ही ऑफिस की लाइट्स अचानक वापस आ गईं। लाइट आते ही जोया के चेहरे पर मौजूद पशीमानी और आंसू साफ नजर आने लगे। वो शहरयार का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी। इसने जल्दी से अपना बीग उठाया और कीबन के दरवाजे की तरफ भागी। जोया, रुको! शहरयार ने उसे पकारा मगर जोया नहीं रुकी। वो ऑफिस से बाहर निकलकर तेज बारिश में गली की तरफ दौड़ने लगी। इसके जहन में दानियाल के वो तंजिया अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। इसे लग रहा था जैसे इसकी इज्जत पर कोई दाग लग गया हो। बारिश के तेज थपेड़े इसके चेहरे पर लग रहे थे मगर इसके दिल के अंदर लगी आग इससे कहीं ज्यादा तेज थी। वो रोते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि पीछे से शहरयार की गाड़ी तेज रफ्तारी से आई और इसके आगे रुक गई। दानियाल ने एक पल के लिए शहरयार की आंखों में सचमुच का खौफ देखा। इसकी मुस्कुराहट गायब हुई मगर उसने खुद पर काबू पाया। रोलेक्स भाई, आप तो संजीदा ही हो गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। चले, मैं चलता हूँ। दानियाल ने चाबी उठाई और बाहर निकल गया। दानियाल के जाते ही ऑफिस की लाइट्स अचानक वापस आ गईं। लाइट आते ही जोया के चेहरे पर मौजूद पशीमानी और आंसू साफ नजर आने लगे। वो शहरयार का सामना करने की हिम्मत नहीं पा रही थी। इसने जल्दी से अपना बीग उठाया और कीबन के दरवाजे की तरफ भागी। जोया, रुको! शहरयार ने उसे पकारा मगर जोया नहीं रुकी। वो ऑफिस से बाहर निकलकर तेज बारिश में गली की तरफ दौड़ने लगी। इसके जहन में दानियाल के वो तंजिया अल्फाज बार बार गूंज रहे थे। इसे लग रहा था जैसे इसकी इज्जत पर कोई दाग लग गया हो। बारिश के तेज थपेड़े इसके चेहरे पर लग रहे थे मगर इसके दिल के अंदर लगी आग इससे कहीं ज्यादा तेज थी। वो रोते हुए बस स्टॉप की तरफ जा रही थी कि पीछे से शहरयार की गाड़ी तेज रफ्तारी से आई और इसके आगे रुक गई। शहरयार गाड़ी से उतरा। वो खुद भी बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। इसने जोया का बाजू पकड़ा और उसे रोकते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो जोया? इस तूफान में इस तरह क्यों भाग रही हो? मेरी बात सुनो। दानियाल की बातों का दिल पर मत लो। जोया ने रोते हुए अपना बाजू छड़ाने की कोशिश की। सर, प्लीज मुझे जाने दे। मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। मैं यहाँ नौकरी करने आई हूँ, किसी के तंज के तेर सहने नहीं। आज जो कुछ हुआ इसके बाद मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। तुम ऑफिस आओगी जोया? शहरयार ने इसके दोनों कंधे पकड़कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। इसकी आंखों में एक अजीब सा हक और शिद्दत थी। तुम किसी दानियाल की वजह से पीछे नहीं हटोगी और ना ही तुम्हें किसी से डरने की जरूरत है जब तक मैं यहाँ हूँ। जोया ने आंसुओं से भरी आंखों से शहरयार के भीगे हुए चेहरे को देखा। सर, आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इसने सिसकते हुए वो सवाल पूछ ही लिया जिसका जवाब शहरयार का दिल बरसों से छुपा रहा था। शहरयार के हाथ जोया के कंधों पर थोड़े ढीले पड़ गए। शहरयार ने गहरा सांस लिया। बारिश का पानी उसके चेहरे से बह रहा था क्योंकि शहरयार की आवाज में एक इकरार छपा था। तुम्हारी इस नैली डायरी के अल्फाज ने मेरे अंदर के पत्थर को हिला दिया है। मैं नहीं जानता ये क्या है जोया, मगर मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दे सकता। ये सुनकर जोया के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। क्या ये वही मगरूर और सख्त दिल शहरयार था
जो आज अपने जज्बात का एतराफ़ कर रहा था। वो दोनों बारिश के बीच खड़े एक दूसरे को खामोशी से देख रहे थे, जहां अब कोई तीसरा और कोई खौफ मौजूद नहीं था। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कुछ दूरी पर खड़ी एक गाड़ी के अंदर से कोई इन दोनों की तस्वीर खींच रहा था। अंधेरे में कैमरे का फ्लैश चमका और तस्वीर दानियाल के फ़ोन पर चली गई। अब दानियाल इस नई चाल से कौन सा तूफान लाने वाला था। अगली सुबह जब जोया ऑफिस पहुंची तो इसका दिल किसी अनजाने खौफ से लर्ज रहा था। गुज़श्ता रात बारिश में शहरयार का वो एतराफ़, वो शिद्दत और उनकी क़ुर्बत, ये सब जोया के लिए किसी ख्वाब जैसा था। मगर दानियाल का साया अब भी मंडला रहा था। वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठी, इसकी नज़र अपनी मेज़ पर पड़ी। मेज़ पर इसकी वो नीली डायरी वापस रखी हुई थी, मगर उसके साथ ही एक सफ़ेद लफाफा भी मौजूद था। जोया ने हैरत से इर्द-गिर्द देखा और कांपते हाथों से वो लफाफा खोला। अंदर मौजूद तस्वीरें देखकर इसके मुंह से एक सिसकती हुई चीख निकल गई। वो गुज़श्ता रात की तस्वीरें थीं, जब शहरयार ने बारिश में इसे थामा हुआ था। तस्वीरों के नीचे सुर्ख रंग से एक लाइन लिखी हुई थी, अगर अपनी इज्जत और अपने बास का कैरियर प्यारा है तो कल शाम तक 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना ये पूरे ऑफिस में होंगी। जोया के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। 5 लाख रुपए? एक मुतवसत तबके की लड़की इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाती? वो जानती थी ये काम दानियाल के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। वो रोती हुई डायरी और लफाफा समेटकर शहरयार के कीबन की तरफ भाग। वो बगैर दस्तक दिए शहरयार के कीबन में दाखिल हो गई, जहां वो किसी फाइल में मसरूफ था। सर मेरी मदद करें, हम बर्बाद हो गए। जोविया ने रोते हुए वो लफाफा मेज पर फेंका। शहरयार ने चुनुक कर तस्वीरें देखें और इसके चेहरे के तासुरात यकदम खौफनाक हद तक सख्त हो गए। इसके हाथ की गिरफ्त मेज पर इतनी मजबूत हुई कि इसके पूर सफ़ेद पड़ गए। पी दानियाल, शहरयार के हलक से एक गराती हुई आवाज़ निकली, जैसे कोई जख्मी शेर हो। वो अपनी कुर्सी से उठा और जोया के आंसू साफ करते हुए बोला, तब मत रो जोया, मैंने कहा था ना कि जब तक मैं हूं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। इस दानियाल को अब मैं इसकी असल औकात दिखाऊंगा। शहरयार ने फौरन अपने सिक्योरिटी हेड को कॉल की और दानियाल के फ़ोन का डेटा हैक करने का हुक्म दिया। इसका दिल जोविया की इस हालत को देखकर तड़प उठा था। वो जान गया था कि अब दानियाल ने इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी पर हाथ डाल दिया था। जोया, तुम घर जाओ और आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, शहरयार ने तसल्ली दी। शाम को शहरयार दानियाल के बताए हुए खफिया ठिकाने पर पहुंचा, जो शहर के मुज़ाफ़ात में एक सुनसान गोदाम था। दानियाल वहां कुर्सी पर बैठा सगार पी रहा था और इसके चेहरे पर वही मगरूर मुस्कुराहट थी। ओ, तो बड़े भाई खुद तशरीफ ले आए, जोया को नहीं लाए, दानियाल ने तंज किया। शहरयार ने कुछ कहे बगैर आगे बढ़कर दानियाल का गिरीबान पकड़ा और इसे दीवार से जा मारा। दानियाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जोया को धमकाने की? शहरयार की आवाज़ गोदाम में गूंजी। दानियाल ने खानसते हुए अपने कपड़े दुरुस्त किए और हंसा। भाई, गुस्सा क्यों करते हो? ये तो बस एक छोटा सा बिज़नेस है, रकम दो और तस्वीरें ले जाओ, तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। दानियाल, शहरयार ने अपना मोबाइल इसके सामने किया। तुम्हारे फ़ोन का तमाम डेटा, वो तस्वीरें और तुम्हारे पिछले तमाम फ्रॉड का रिकॉर्ड इस वक्त पुलिस चीफ के टेबल पर पहुंच चुका है। अब तुम ब्लैकमेलिंग के जुर्म में जेल जाओगे। दानियाल के चेहरे का रंग यकदम उड़ गया, इसका गुरूर एक पल में खाक में मिल गया। इसी वक्त बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। दानियाल को पुलिस के हवाले करने के बाद शहरयार ने एक गहरा सांस लिया, मगर इसके दिल को अब भी सुकून नहीं था। इसे जोया के पास पहुंचना था। वो तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ जोया के घर के बाहर पहुंचा। गली में अजीब सा अंधेरा था और जोया के घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। शहरयार का दिल किसी बड़े खदशे से धक धक करने लगा। वो भागता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। जोया, जोया, कहाँ हो तुम? घर के सहन में जोया की वो नीली डायरी ज़मीन पर गिरी हुई थी, जिसके सफ़ात हुआ से उड़ रहे थे। मगर पूरे घर में ना तो जोविया थी और ना ही उसकी बूढ़ी माँ। वो दोनों गायब हो चुकी थीं। शहरयार ने तड़प कर डायरी उठाई। डायरी के आखिरी सफ़े पर ताज़ा रोशनाई से एक लाइन लिखी हुई थी, शहरयार सर, मैं आपकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात नहीं ला सकती। मेरी वजह से आपकी इज़्ज़त पर आंच आए, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। शहरयार के हाथ से डायरी छूट गई। उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर ज़मीन पर गिरा। क्या शहरयार अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए खो चुका था?
یا وہ زویا کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اب اس کہانی میں کون سا نیا اور دردناک موڑ آنے والا تھا؟ شہریار اس سنسان گھر کے وسط میں کھڑا تھا جہاں صرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کے ہاتھ میں زویا کی وہ نیلی ڈائری تھی جس کا آخری صفحہ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگا تھا۔ تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے زویا، اس نے بند آنکھوں سے خود کلامی کی۔ اس کا وہ دل جو کبھی پتھر تھا آج زویا کے فراق میں بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے مینیجر کو فون کیا اور شہر کے تمام بس اسٹیشنز اور ریلوے اسٹیشنز پر زویا اور اس کی ماں کی تلاش کے لیے بندے بھیجنے کا حکم دیا۔ شہریار خود پاگلوں کی طرح گاڑی میں بیٹھا اور رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر نکل پڑا۔ بارش اب تھم چکی تھی مگر اس کے اندر کا طوفان اب پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ دوسری طرف زویا اور اس کی بوڑھی ماں اس وقت شہر کے ایک دور افتادہ بس اڈے پر بیٹھی تھیں۔ زویا کی آنکھیں مسلسل روئے جانے کی وجہ سے سوج چکی تھیں اور چہرہ زرد تھا۔ اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹی، ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیا اس شہر میں اب ہمارے لیے کوئی امان نہیں رہی؟ زویا نے تڑپ کر اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ امی، کچھ فیصلے اپنوں کی حفاظت کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ میں اگر وہاں رہتی تو سر شہریار کی عزت اور ان کا خاندانی نام مٹی میں مل جاتا۔ دانیال سر جیسے لوگ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، میں ان کی بدنامی کا سبب نہیں بننا چاہتی۔ بس کا مینیجر لاؤڈ اسپیکر پر اگلی بس کی روانگی کا اعلان کر رہا تھا جو ان کے آبائی گاؤں جا رہی تھی۔ زویا نے اپنا سامان اٹھایا اور بوجھل قدموں سے بس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے ایک آخری بار مڑ کر لاہور شہر کی روشنیوں کو دیکھا جہاں اس کا دل ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا تھا۔ خدا حافظ سر شہریار، اس نے دل میں کہا اور بس کے اندر داخل ہو گئی۔ اسی دوران شہریار کی گاڑی بس اڈے کے باہر آ کر رکی۔ اس کے مینیجر نے اسے لوکیشن ٹریس کر کے بتائی تھی۔ شہریار ہانپتا ہوا بسوں کے ہجوم میں داخل ہوا۔ اس کی نظریں دیوانہ وار ہر چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ لوگ اسے اس طرح ایک لگژری سوٹ میں پریشان دیکھ کر حیران ہو رہے تھے مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک اس کی نظر اس بس پر پڑی جو آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرک رہی تھی۔ بس کی آخری کھڑکی کے ساتھ زویا بیٹھی تھی جس کا چہرہ شیشے سے لگا ہوا تھا۔ زویا، زویا رکو! شہریار نے اونچی آواز میں پکارا اور بس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ شور کی وجہ سے زویا کو آواز تو نہ آئی مگر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ شہریار، اس کا مغرور اور امیر باس، اس وقت بس کے پیچھے سڑک پر پاگلوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے مینیجر سے بس روکنے کو کہا مگر ڈرائیور نے گاڑی تیز کر دی۔ شہریار نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور بس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈرائیور نے چیخ مار کر بریک لگائی۔ پورا بس اڈا تماشائی بن چکا تھا۔ شہریار تیز سانس لیتے ہوئے بس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ اندر داخل ہوا اور زویا کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم میری زندگی میں طوفان لا کر خود خاموشی سے چلی جاؤ گی؟ شہریار کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ایک ٹوٹ جانے والا مان بھی۔ زویا کی ماں نے حیرت سے شہریار کو دیکھا۔ بیٹا، تم یہاں؟ شہریار نے زویا کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز اسے مجھ سے دور مت لے جائیں۔ یہ سن کر زویا کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شہریار نے زویا کا ہاتھ پکڑا۔ اس بار زویا نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ تم نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا نا زویا کہ سچی پکار پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے۔ شہریار نے دھیمی آواز میں کہا، تمہاری پکار سچی تھی، دیکھو اس پتھر کو تم نے موم کر دیا۔ اب اس موم کو اس طرح اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ زویا نے روتے ہوئے سر ہلایا اور بس سے نیچے اتر آئی۔ شہریار انہیں عزت کے ساتھ اپنی گاڑی میں لے آیا۔ دانیال جیل جا چکا تھا اور ان کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد شہریار کے عالی شان بنگلے کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا جہاں آج زویا بطور دلہن قدم رکھ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات شہریار اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا جہاں اس کے سامنے وہ نیلی ڈائری کھلی تھی۔ زویا شرماتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو شہریار نے مسکرا کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ اس نے ڈائری کا اگلا خالی صفحہ کھولا اور قلم زویا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب ہماری کہانی کا نیا باب شروع ہو رہا ہے بیگم شہریار۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زویا نے مسکراتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری پر اگلی سطر لکھی۔ محبت جب پتھر کو موم کر دیتی ہے تو وہ موم ہمیشہ کے لیے اسی احساس کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔
दोनों की आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए अबदी सुकून था। यूं जोया के अल्फाज ने एक मगरूर दिल को हमेशा के लिए अपना असीर बना लिया था। कहानी का इख्तिताम। अगर आपको ये खूबसूरत और रोमांटिक नावल पसंद आया है तो ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प नावल के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएं आपको ये नावल कैसा लगा। आपका एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती है।